Hello students, myself Anita Shokan and today we are discussing about economic reform since 1991 और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। देखिएगा रिफॉर्म्स मीनिंग क्या होता है, चेंजेस। तो चेंजेस किस में, इकोनॉमी में चेंजेस। कि इस समय हमारे 1991 से क्या हुआ, इकोनॉमी में कुछ चेंज किए गए, उसको हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। 1991 में हमें जरूरत लगी कि हम इन्हें क्या करना चाहिए, इकोनॉमी में कुछ चेंजेस किए जाने चाहिए। पहले वाली जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसके कारण जो ऑब्जेक्टिव हमने रखे थे 5 ईयर प्लानिंग में, उनको हम अटेन नहीं कर पा रहे थे, तो वो फेल हो रहे थे। जो ऑब्जेक्टिव हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो कहीं बहुत दूर नजर आ रहे थे हमें। तो क्या था, हमने 1991 तक क्या स्ट्रेटजी थी हमारे, इनवर्ड जो ट्रेड पॉलिसी है वो हमारी इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी, या जो हमारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है हम उस पर डिपेंड थे। सारे के सारे उद्योग किस में थे, पब्लिक सेक्टर में थी। प्राइवेट सेक्टर अपनी मन मर्जी से किसी वस्तु को आप प्रोडक्शन नहीं कर सकता था, उस पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन थी, उनको लाइसेंसिंग लेनी पड़ती थी, उनको पंजीकरण करवाना पड़ता था। फॉरेन कैपिटल भी हमारे देश में नहीं आ सकती थी बेरोक तो काफी कुछ कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। तो हमारे अंदर जो हमारी जो गुड्स हैं वो इंफीरियर क्वालिटी की हो रही थी। हमने अपने उद्योगों को संरक्षण दिया हुआ था, तो हम कंपटीशन लेवल में भी नहीं थे। तो इसके कारण हमारे ज्यादातर उद्योग जो है हाई कॉस्ट पर जो गुड्स हैं वो प्रोड्यूस कर रहे थे। लगातार सरकारी जो उद्योग थे वो घाटे में जा रहे थे। तो काफी कुछ हमारे सामने ऐसा आ रहा था कि हमें जरूरत पड़ी कि हम क्या अपनाएं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाएं या कुछ चेंजेज करें कि हम अपने जो ऑब्जेक्टिव हमने 5 ईयर प्लानिंग से जो लेकर चले थे। फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग हमारी 1951 से स्टार्ट हुई थी, उसके दौरान 1990 तक हमारे जो ऑब्जेक्टिव थे उन ऑब्जेक्टिव को, इकोनॉमिक ग्रोथ का जो ऑब्जेक्टिव था, जो लक्ष्य हम रखते हैं उससे बहुत पीछे हम रह जाते थे हर बार। तो उन लक्ष्यों को अटेन करने के लिए जरूरत थी हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की इकोनॉमी में कुछ चेंजेस किए जाएंगे, क्या कुछ नई इकोनॉमिक पॉलिसीज हमें इस्टेब्लिश करने की जरूरत थी। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रेफर टू अ सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज डायरेक्टेड टू एक्सीलरेट द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हमारा क्या था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रेफर टू अ सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, कि इसमें बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज को हमने लागू किया, कि इकोनॉमी से में रिलेटेड कुछ पॉलिसीज का सेट हमने लागू किया, जो जिनमें क्या थे, पहले वालियों के कंपैरिजन में कुछ चेंजेस थे। डायरेक्टेड टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो किसके लिए जरूरत है, हमारी रेट ऑफ ग्रोथ और रेट ऑफ डेवलपमेंट को क्या करें, ऊपर उठाने में हमारी मदद करेगी। उस प्रकार की पॉलिसीज का सेट हमारा क्या था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे। तो देखिएगा 1990 तक हमने देखा कि हम इनवर्ड ट्रेड पॉलिसी को अपनाए हुए थे। उस समय हमारा क्या था, हमारी जो पॉलिसी थी वो क्या थी, LQP, और बाद में इसको सब्स्टिट्यूट कर लिया किससे, LPG से। तो 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी इसका नाम था LPG। L का मतलब लिबरलाइजेशन, P का मतलब प्राइवेटाइजेशन और G का मतलब क्या है, ग्लोबलाइजेशन। देखो पहले हमने कहा कि LQP थी और उसको बाद में चेंज करके किससे बदल दिया गया, LPG से। तो ये हमारा क्या था, कब था, 19, ये हमारा 1991 से स्टार्ट हुई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो 24 जुलाई से ये हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी स्टार्ट हो गई। तो 1990 तक हमारा क्या था, LQQ था, LQP था। तो इसमें L का मतलब लाइसेंसिंग, Q का मतलब कोटा और P का मतलब परमिशन, कि प्राइवेट इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए क्या लेना पड़ता था, लाइसेंसिंग लेनी पड़ती थी। आयात और निर्यात का कोटा फिक्स था, कि हम जो इंपोर्ट करते हैं उन वस्तुओं का कोटा फिक्स था, कितनी करनी है। आराम की जो वस्तु है वो हमें इंपोर्ट नहीं करती। परमिशन भी लेनी पड़ती थी कि नया उद्योग लगाना है, नई वस्तुओं का इंपोर्ट करना है, उनके लिए गवर्नमेंट की पहले परमिशन चाहिए। तो कह सकते हैं कि जो इकोनॉमी थी वो टोटली क्या थी, गवर्नमेंट के द्वारा रिस्ट्रिक्टेड की गई थी, उसमें काफी बंदिशें लगाई गई थी। गवर्नमेंट की एक तरह से मोनोपोली थी हर फील्ड में।
बाद में एल लाइसेंसिंग से हमारा क्या हो गया, लिबरलाइजेशन। लाइसेंसिंग को किससे चेंज कर दिया गया, यहाँ भी एल क्यू पी था, यहाँ भी एलपीजी है, लेकिन एल का मतलब लाइसेंसिंग था, यहाँ हमारा क्या है, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, फ्री फ्रॉम लाइसेंसिंग, कि लाइसेंसिंग से हमने क्या कर दिया, इकोनॉमी को फ्री कर दिया, कि अब कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, जिस चीज की का चाहे वो उत्पादन कर सकते हैं। पहले काफी बंदिशें थी, अब आगे देखेंगे किन किन चीजों की हमें बंदिशें थी। अब यहाँ पर कोटा था, ये इससे हमारा क्या हो गया, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो पहले कंपनी गवर्नमेंट सेक्टर्स की थी उसको पब्लिक सेक्टर को बेच दिया गया, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में वो सिक्की खाई थी, घाटा उठा रही थी, उसका प्रबंध या उसको टोटली क्या गया, प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया। या ऐसे कह दें कि सेल ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, शेयर की गवर्नमेंट कंपनी के क्या कर दिए गए, शेयर प्राइवेट लोगों को बेच दिए गए। अब हमारा है यहाँ पी है परमिशन, यहाँ ये पी किस से चेंज हो गया, हमारा जी से। जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, जो वर्ल्ड है उसको एज अ मार्केट, ये नहीं कि ये मेरा देश है, नहीं, बेरोक टोक आयात और निर्यात करना, एकीकरण की पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का एकीकरण। बेरोक टोक हमारी क्या है, वस्तुएं और सेवाएं एक देश से दूसरे देश में जाए, बेरोक टोक एक देश से जो हमारी पूंजी है वो दूसरे देश में आए, बेरोक टोक एक देश के निवासी दूसरे देश में जाए। ये है ही नहीं कि ये मेरा है, ये मेरे देश का दायरा नहीं, होल जो वर्ल्ड है उसको एज अ मार्केट, सिंगल मार्केट की तरह हम यूज करें। तो ये हमारा क्या था, ग्लोबलाइजेशन था। तो होल वर्ल्ड को हमने मार्केट की तरह से यूज किया। तो एल लाइसेंसिंग को किससे चेंज कर लिया, फ्री फ्रॉम लाइसेंसिंग से, लिबरलाइजेशन से। जो कोटा था इसको हमने कर लिया प्राइवेटाइजेशन से, सेल ऑफ गवर्नमेंट कंपनी शेयर कर दिया। यहाँ परमिशन था, उसके लिए अब कोई परमिशन की जरूरत नहीं, हमने क्या किया, होल वर्ल्ड को एज अ मार्केट की तरह यूज करना शुरू कर दिया। तो इनसे तो ग्लोबलाइज ये हमारे अब है हमें कि क्यों जरूरत पड़ी हमें इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको हम कह सकते हैं एलपीजी पॉलिसी, कि एलपीजी नीतियों की हमें जरूरत क्यों पड़ी, कौन सा कारण था, क्या मुसीबत हमारे ऊपर आ पड़ी थी कि हमें ये इतने बड़े बड़े रिफॉर्म करने पड़े। कि कहाँ तो हम पूरे का पूरा सेक्टर्स, पूरी की पूरी फैक्ट्रियां हमारी किसमें थी, पब्लिक सेक्टर में थी, कहाँ हम फटाफट इनको सेल करेंगे, तो क्या जरूरत पड़ी ऐसी। तो देखिएगा कुछ कारण हमारे थे, इंक्रीज इन फिस्कल डेफिसिट, कि फिस्कल जो डेफिसिट था, जब भी हम फिस्कल की बात करते हैं तो हमारा क्या है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, तो यहाँ दोनों की, इसमें हमारा क्या होता है, गवर्नमेंट की जो इनकम होती है वो क्या हो जाती है, डेफिसिट में, जब डेफिसिट की जब हम बात करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, अपना जो आमदनी है उससे ज्यादा क्या कर देती है, खर्चा कर देती है। तो कई बार हमारा इंक्रीज इन फिस्कल डेफिसिट, तो 1991 तक जो हमारा फिस्कल डेफिसिट था वो क्या रहा, घाटे का रहा। हर बार हमारे खर्चे क्या होते, ज्यादा होते, सरकार की आमदनी कम होती। तो सरकार दो प्रकार से आमदनी ले सकती है, एक तो हमारा क्या होता है टैक्स से, और दूसरा नॉन टैक्स है हमारा। टैक्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेज आ जाते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो दोनों प्रकार से जो सरकार की जो टोटल इनकम थी वो कम रह जाती है, और जो टोटल खर्चे हैं वो सरकार के क्या हो जाते हैं, इसमें ज्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ हमारा क्या है, हमारा उधार को छोड़कर टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर की जब कंपैरिजन हम करते हैं तो गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहे थे, टोटल खर्च जो इनकम थी वो कम थी, तो इसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। तो देखिएगा क्यों हो रहे थे, क्योंकि हमें गैर विकास वाले खर्चे दो थे वो ज्यादा कर रही थी, सारी की सारी कंपनियां सरकारी थी, उधार लेते, उनमें खर्च हम भी कर देते तो भी कोई फायदा ही नजर नहीं आ रहा था। हर जगह गवर्नमेंट क्या कर रही, कर्मचारियों को वेतन दे रही थी, गैर विकास वाले खर्चे भी हमारे देश में ज्यादा हो रहे थे, तो जिनके कारण हमारा क्या हो रहा था, फिस्कल डेफिसिट था। हमारा क्या था 1981 से 82 में 5.4% ऑफ जीडीपी का क्या था, हमारा फिस्कल
डेफिसिट था। ये बढ़कर हमारा क्या हो गया था 1990 टू 1991 में कितना हो गया था 8.4% ऑफ जीडीपी। अब इस खर्चे को पूरा करने के लिए कि आमदनी से ज्यादा खर्चा करेंगे तो कहीं से कहीं नहीं हमें उधार लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा तो उसको ऊपर हमें क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। तो सरकार ब्याज के बोझ के नीचे दबी हुई थी। वो इतनी मात्रा में क्या ले रही थी, उधार ले रही थी, इतना ज्यादा ब्याज कर रही थी। वो ब्याज क्या था, लगातार बढ़ता जा रहा था। तो एक तो विकास के कार्यों पर गवर्नमेंट खर्च करे, एक वही पैसा जिसको हम क्या कर सकते थे, अपने विकास के कार्यों पर खर्च करते, हम उसको क्या कर रहे हैं, लोन को पे करने में, लोन का जो है ब्याज पे करने में हम उसको क्या करते हैं, इंटरेस्ट ही चुकता कर पा रहे हैं। तो इतना हमारा खर्चा हो जाता है। तो जो खर्चा था हमारा 1980 टू 81 में 10% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर हम क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पे, जो कुल खर्चा था उसका 10% तो हम क्या कर देते थे, इंटरेस्ट पे करने पर ही खर्च कर रहे थे। इतना ज्यादा हमने पैसा उधार लिया हुआ था। ये जो बढ़कर है हमारा 1990 से 91 में हमारा 36.4% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर होगा। देखो कितना गुना ज्यादा बढ़ गया। ये लगभग हमारा कह सकते हैं हम 4 गुना के नियरली हमारा इतना हो गया। कितने टाइम पीरियड बाद इतना बढ़ गया कि इंटरेस्ट इतना ज्यादा हो गया कि हमें कुल खर्चे का इतना ज्यादा अमाउंट तो हमें क्या करना पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ ब्याज का भुगतान करने के लिए ही खर्च करना पड़ रहा है। फिर है हमारा माउंटिंग एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि जब भी हम क्या करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान शेष की बात करते हैं, तो भुगतान शेष हमारा क्या होता है, दूसरे देशों से जितने भी हमारे आर्थिक लेन देन होते हैं उनका हिसाब किताब होता है। तो वो क्या होता है हमारा प्लस में माइनस में। तो भुगतान शेष कभी हमारे प्लस में नहीं रहा। भुगतान शेष क्या रहा, हमने पहले भी किया था कि 2 ईयर्स को छोड़कर व्यापार शेष हमारे संतुलन में रहा है। चौथी और 5वीं पंचवर्षीय योजना में हमारा भुगतान शेष अनुकूल रहा। बाकी हर बार आजादी के बाद से हमारा भुगतान शेष क्या रहा, प्रतिकूल रहा और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा था। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जब हम बात करते हैं तो 2 हमारे होते हैं। तो इसमें हमारा एक क्या होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। तो एक में हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट को छोड़कर हम करंट अकाउंट की जो हम बात करते हैं उसमें हमारा क्या होता है, करंट अकाउंट जो हम लेते हैं तो हम बात करते हैं माउंटिंग एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये भी क्या हो रहा था, लगातार बढ़ता जा रहा था। बैलेंस ऑफ पेमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसका एक देश का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जितना भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है उसका ब्यौरा ये होता है कि हमने कितने लेन देन दुनिया के अन्य देशों के साथ किए हैं, उनका ब्यौरा ये होता है कि हमारा ये प्लस में रहा, माइनस में रहा। तो ये हमारा हर बार क्या रहा, माइनस में रहा और लगातार माइनस में भी क्या रहा, बढ़ता ही जा रहा। हमारे एडवर्स रहा, एडवर्स भी इतना नहीं है कि ये कम हो या थोड़ा हो जाए। मान लो हमने कहा फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग में -45 था, अगली में -43 हो गया, नहीं, हर बार ये क्या होता जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। कि 72, 73 और 76, 77 में ये व्यापार शेष जो हमारा 2 ही साल हमारे अनुकूल रहा है। तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है चौथी और 5वीं पंचवर्षीय योजना छोड़कर हर बार क्या रहा, हमारे प्रतिकूल रहा है। तो इसके 2 हमारे होते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट की जब बात करते हैं तो हमारे और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ लेन देनों की बात आ जाती है। करंट अकाउंट होता है, एक हमारा होता है कैपिटल अकाउंट। तो जब भी हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की, नहीं, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो हम करंट अकाउंट की बात आ जाती है। करंट अकाउंट में हमारा क्या होता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके आयात और निर्यात के अंतर को इसमें शामिल किया जाता है। तो हम चाहे वो हमारी दृश्य वस्तुएं हैं और अदृश्य सेवाएं, दोनों के आयात हमारे क्या होते हैं, हर बार ज्यादा मूल्य के होते हैं, निर्यात क्या होते हैं, कम मूल्य के होते हैं। उनको जो करंट अकाउंट का जो घाटा उसको हम किससे पूरा करते हैं, कैपिटल अकाउंट से पूरा करते हैं। कैपिटल अकाउंट्स में हमारा क्या जाए, जो भी बोरोविंग है, हमारी सोना वगैरह गिरवी रख के लेना है किसी भी प्रकार, वो सारी चीजें इसमें हमारी बोरोविंग है, इन्वेस्टमेंट है, वो चीजें इसमें हम आ जाती हैं। तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट का है वो लगातार क्या होता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। तो इसमें हमारा डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना रहा,
80, 90, 81 में हमारा क्या था, जो 2214 करोड़ का हमारा क्या था, डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट था, जो हमारा 1990-91 में बढ़कर कितना हो गया, 17,367 करोड़ हो गया। तो इतने बड़ी अमाउंट का घाटा हमारा पहुंच गया। तो ये दिखा रहा था कि कोई ना कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म करो, वरना इकोनॉमी क्या हो रही, गड्ढे में गिरती जा रही है कि पटरी से इतनी दूर होती जाएगी, फिर इसको वापस पटरी में लाना मुश्किल हो जाएगा। तो जरूरी है इसी वक्त हम क्या करें, कोई ना कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट करें। फिर हमारा था फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो जो फॉरेन एक्सचेंज का जो हमारे पास रिजर्व था वो लगातार क्या होते जा रहे थे, गिरते जा रहे थे। और 90-91 में ये सिचुएशन आ गई थी कि हमारे पास 14 दिन का आयात करने के लिए भी रिजर्व नहीं बचे थे। कईयों में आप देखते हैं कि वो उस पर 14 की जगह 10 दिन भी मिलेंगे, नहीं, वो एग्जैक्ट में हमारा क्या है, 14 दिन है कि सिर्फ 14 डेज के लिए भी हमारे पास आयात करने के लिए फॉरेन जो करेंसी का रिजर्व है वो नहीं बचा था। तो हमारे पास अब क्या था, ऑप्शन ये था कि हम किसी के आगे हाथ फैलाएं कि वो हमें उधार दे। अब सारी की सारी कंपनियां हमारी कैसी थी, गवर्नमेंट सेक्टर्स में लगी हुई थी। गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी उद्योग थे वो कई कारणों से क्या जा रहे थे, घाटे में जा रहे थे। अब जो इंटरनेशनल हम लेवल की जो इंस्टीट्यूट थे, जो इस प्रकार IMF है, अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हमारी थी, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इनको भी इंडियन इकोनॉमी में कोई विश्वास नहीं था, क्योंकि विश्वास खत्म हो गया था। उनको लग रहा था कि उधार लेते हैं, पब्लिक सेक्टर में लगा देते हैं, पब्लिक सेक्टर में से कुछ गेन कर ही नहीं पाते, तो वहां से क्या हो जाता है, पब्लिक सेक्टर सारा घाटे में जा रहा है, तो इनको दोबारा लोन देने का भी कोई फायदा ही नहीं है। तो उन्होंने हम पर बंदिशें लगाई कि आपको लोन चाहिए है तो तभी लोन मिलेगा जब अपनी इकोनॉमी को थोड़ा क्या करोगे, लूज करोगे, उस पर से रिस्ट्रिक्शन का जो दायरा है वो हटाओगे। तो हमें भी ये बात समझ में आई कि कहीं ना कहीं जो हमें कहा जा रहा है वो उसमें कुछ सच्चाई है, क्योंकि रिजल्ट हमारे सामने थे कि जितने भी सरकारी क्षेत्र के उद्योग थे वो क्या जा रहे थे, घाटे में जा रहे थे, क्योंकि उनमें कंपटीशन लेवल था ही नहीं, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, बर्बादी ज्यादा हो रही थी, प्रोडक्शन कम हो रहा था। फिर है राइज इन प्राइस। तो क्या हो रहा था, हमारा प्राइस लगातार क्या होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि प्रोडक्शन नहीं हो, नहीं, अच्छी मानसून हो रही थी लगातार 3 सालों से, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन खूब अच्छा हो रहा, फिर भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की भी प्राइस इंक्रीज हो रही थी। तो इसके कारण जब प्राइस इंक्रीज हो रही है होती है तो हम कहेंगे अच्छी बात नहीं थी। इसके कारण हमारे इम्पोर्ट बढ़ रहे थे और एक्सपोर्ट कम हो रहे थे। तो ये, और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आता है वो भी किस पर, इसके कारण क्या हो गया, हमारा कम हो गया। जब प्राइस कम होती तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आता, तो इसके कारण हमारी जो फॉरेन करेंसी आनी थी वो भी नहीं आ पा रही थी। तो प्राइस राइज होने का मेन कारण क्या था कि जो सरकार ने ऋण लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, उन्होंने घाटे की वित्त व्यवस्था बनाकर ऋण दे दिए। घाटे की वित्त व्यवस्था में क्या होता है, नई करेंसी छाप कर ऋण दिए गए। नई करेंसी जब लोगों के पास आई तो लोगों के पास करेंसी की मात्रा बढ़ गई, और वो बढ़ी हुई करेंसी की मात्रा क्या करेगी, प्राइस को राइज कर देगी। तो ये कारण नहीं था कि हमारे इंडस्ट्री में या एग्रीकल्चर में गुड्स कम प्रोड्यूस हुई, इसके कारण नहीं, वो घाटे की वित्त व्यवस्था के कारण जो मनी सप्लाई है उसके इंक्रीज होने के कारण प्राइस क्या हो गए थे, इंक्रीज हो गए थे। तो उसके कारण हम क्या हो रहे थे, चिंता में थे कि कोई ऐसी पॉलिसी अपनाई जाए कि हमारी ये सब चीजें जो है, जो इम्पोर्ट हमारे बढ़ते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट कम होते जा रहे हैं, इनको हम कंट्रोल कर सकें। फिर है हमारा गल्फ क्राइसिस, खाड़ी युद्ध। खाड़ी युद्ध ने भी मेन भूमिका निभाई, किसमें, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को ज्यादा डेफिसिट का बनाने में, हमारे ज्यादा अनफेवरेबल का। देखो अनफेवरेबल तो हमारा पहले ही था, लेकिन घाटा क्या, एक 10 करोड़ का हो और एक हमारा 100 करोड़ का हो, तो उसको 10 करोड़ से 100 करोड़ पहुंचाने में मदद हमारी किसने की, खाड़ी युद्ध ने की। खाड़ी युद्ध के कारण क्या है, तेल की प्राइसेस राइज होगी। हम तो बहुत ज्यादा मात्रा में तेल आयात करते थे विदेशों से, जो विदेशी हमारा
विनिमय हम कह सकते हैं आता था, वो भी हमारा आना बंद हो गया। तो जहाँ कहीं हम 1 करोड़ खर्च करते थे, अब हमारा 2 रुपये प्रति जो बैरल तेल था, दो डॉलर प्रति बैरल था, वो $36 प्रति बैरल हो गया। तो कहाँ वो इतना था, $2 था, कहाँ $36 हो गया। तो हमें आयात के लिए इतना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा, जिससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत बड़ा गड़बड़ा चुका था। तो इसलिए भी इसको जरूरत थी, इसको इसका गैप को क्या किया जाए, कम, बहुत ज्यादा गैप आ चुका था उसमें हमारा। फिर है हमारा पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, कि पब्लिक सेक्टर की पुअर परफॉर्मेंस थी। पब्लिक सेक्टर की जितनी भी यूनिट थी वो सारी की सारी क्या जा रही थी, घाटे में जा रही थी, किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। तो उस समय नौबत यहाँ तक आ चुकी थी कि जो चंद्रशेखर सरकार थी, अब हमें इतनी पुअर परफॉर्मेंस थी कि देखते हैं ये चुकता कहाँ से करेंगे, हर बार मांगने आ जाते हैं, और मांगने आ जाते हैं तो इनको देना नहीं, हम देते हैं, ये पब्लिक सेक्टर में लगा देते हैं, पब्लिक सेक्टर घाटे में, जो कहाँ से रिपे कर पाएंगे, हम पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। तो चंद्रशेखर जब सरकार थी तो अब क्या किया गया, उसी समय सोना गिरवी रखकर पैसे उधार लेने की नौबत हमारे पास आ गई थी। तो हमें लगा कि जब हमारा जो बहुमूल्य संसाधन है वो हम दूसरे देशों के पास गिर रख रहे हैं, तो शर्म की बात हमारे लिए कुछ नहीं होती। इस तरह से हम अपने संसाधन, क्या जमीन एक किसान के लिए संसाधन है, ठीक है, अनप्रोडक्टिव है हमारी वो जमीन, कि अनुत्पादक है, उसको 4 किले हैं, उसके उत्पादक हमने 2 किले खरीद लिए, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात, अभी उनमें कुछ होता नहीं था, अब हम गुजारा करने लायक ऐसी जमीन खरीद ली जो प्रोडक्टिव है, जिसमें हम फसल पैदा कर सकते हैं, वो तो अच्छी बात है। अनुत्पादक थी, उसको उत्पादक हमने बना दिया। लेकिन यदि बेच करके लड़की की शादी कर दी तो हम यूं कहते हैं उसको, या हम अपने किसी दैनिक खर्चे के लिए उस जमीन को बेच देते हैं, तो वो हमारे लिए क्या होती है, किसान के लिए अपनी संपत्ति खत्म की है उसने, उसके लिए शर्म की बात होती है। तो हमारे देश के लिए भी क्या थी, शर्म की बात थी। तो पब्लिक सेक्टर का जो घाटा है वो सबसे मेन कारण बना। ये सोचने पर जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं थी उन्होंने कहा कि आप एक बार सोच के देखो कि आप लोन कहाँ से रिपे करोगे, आपका पब्लिक सेक्टर है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है पब्लिक सेक्टर की, करप्शन है उसके अंदर। तो ये सारे कारण हमारे बने कि हमें मजबूर किया ये सोचने पर कि क्यों नहीं जो वर्ल्ड बैंक या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कह रही हैं उस बात की तरफ ध्यान दें। और हम मजबूर भी थे, हमारे पास कोई और ऑप्शन भी था, इसलिए हमें इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की क्या आवश्यकता महसूस हुई और हमने इसे अडॉप्ट किया, हमने इसे लागू किया। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का जो टॉपिक था कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों थी, क्या आवश्यकता थी हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की।